रिवाइज करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, थियोरी ऑफ कॉस्ट। अब ये पेन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, बुखार चढ़ जाता है इसको भी, डोंट वरी। चलो, थियोरी ऑफ कॉस्ट, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, पहले तो ना कॉस्ट क्या है उसका ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्ट सेंस ऑफ कॉस्ट क्या है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग टाइप के कॉस्ट देखे थे। ठीक है, सीएमए के मॉड्यूल में से भी देखे थे, सीए के मॉड्यूल में से भी देखे थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप किस किसका है, ठीक है, वो देखा था हमने। फिर उसके बाद में शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज अ रिलेशनशिप या फिर व्हाट इज एन इंडिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आपका सिलेबस कैसे ड्राफ्ट किया गया है, कि पहले आपको इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, उसके बाद में आपको डिमांड सप्लाई होगा, पहले डिमांड होगा फिर सप्लाई होगा फिर इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, उसके बाद में तुम लोग को प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में फिर तुम लोग को कॉस्ट होगा, फिर उसके बाद में वो कॉस्ट हो गया क्या, प्रोडक्शन भी हो गया क्या, उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो मार्केट्स। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए भी प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। ओके, इस तरीके से आपको सिलेबस का ड्राफ्टिंग किया गया है। उसके बाद में इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, फेयर अनफेयर, वो जब जो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, फटाफट एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे इसको, चैप्टर को, सिर्फ पॉइंट्स को गैदर करना है। ठीक है, रिवीजन का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, टू गैदर द पॉइंट्स, नॉट टू लर्न द पॉइंट्स। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव जिसका भी होगा अभी के अभी उसको निकाल दो, एटलीस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए ये पर्सपेक्टिव निकाल दो कि हम लोग रिवाइज इसके लिए करेंगे, हम लोग को लर्न करना है। ठीक है, सो आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रखना है कि हम लोगों को क्या है कि पॉइंट्स इधर उधर है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन में तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट खत्म किया नहीं है। ठीक है, सो सारे दिनों का, हाँ फिर तुमको याद आएगा, हाँ सर ने ये एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद में तुमको याद आएगा हाँ ये वाला कंसेप्ट ऐसा था। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ गैदर करना है पॉइंट्स को। डन। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट में देखा था हम लोगों ने अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट, उसमें भी हम लोगों ने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट देखा था। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं। उसके बाद में आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट ट्रेसिएबल, ठीक है, डायरेक्ट और ट्रेसिबल कॉस्ट एक ही होता है, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसिबल कॉस्ट दूसरी साइड को होता है। ठीक है, एक ही चीज है दोनों, लेकिन ट्रेसिबल और नॉन ट्रेसिबल अलग अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग है। ठीक है, ट्रेसिबल मतलब क्या, कि हम लोग जो प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रेसिबल कॉस्ट। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब क्या, कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो प्रोडक्ट को लगा हुआ है प्रोडक्ट, मतलब इन शॉर्ट की ओवरऑल कॉस्ट जो होता है वो नॉन ट्रेसेबल होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मतलब क्या, दैट आर ऑलरेडी इनकर्ड, इंक्रीमेंटल मतलब क्या, जो इनकर होते जा रहे हैं। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्विजिशन के वक्त हम लोगों ने पास्ट में जो कॉस्ट पे की होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब, फॉर एग्जाम्पल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। ओके, कि हम लोग वो रिप्लेस करने के लिए जो कॉस्ट बेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्जेस के लिए करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन इज अ कैश और नॉन कैश आइटम? डेप्रिसिएशन इज अ कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, बता पाओगे? नॉन कैश। यस एग्जैक्टली, इट इज नॉन कैश आइटम। करेक्ट है ना, क्योंकि देखो हम लोग डेप्रिसिएशन का प्रोविजन चार्ज करते हैं, नॉट एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन। करेक्ट ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला जाता है। यस। करेक्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, यस सर। यस। उसके बाद में है प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट, इसका भी एग्जांपल्स ले लिए थे हम लोगों ने। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, विच रिमेन्स फिक्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, विच वराइज विद द पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, अगर सपोज हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सो जिस प्रीमाइसेस पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका रेंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट होगा। लेकिन हम लोग अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, लेबर, ठीक है, फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है, एक्सपेंसेस है कुछ, ठीक है, ऐसे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सबके सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कॉस्ट फंक्शन।
ठीक है, इट रिफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल रिलेशनशिप अगर हम लोगों को डिफाइन करना होगा तो उसके डिटरमिनेंट्स के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे एक पॉइंट क्या है कि भैया डिटरमिनेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के साथ में उसका रिलेशनशिप क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, and also that is called as a functional relationship between the two variables. Okay, short run total cost. ठीक है, short run total cost, total cost, fixed cost, sorry, total cost, total fixed cost, total variable cost, ये वाला देखा था हमने। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट क्या होता है, पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट को लगता है वो। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो पूरा प्रीमाइसेस को लगता है। ठीक है, इन टोटल सारे के सारे आउटपुट को। ठीक है, वो होता है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस विद एन आउटपुट। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होते जाता है, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होते जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होते जाता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, और टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अभी ये ना तुम लोगों को खुद का दिमाग नहीं लगाना है कि टोटल टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं क्या सर। ठीक है, ऐसा पागलपंती नहीं करनी की। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। ठीक है, यस, उसके बाद हमने देखा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सिंपली ये याद रखना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये ऐसा कॉस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा पार्ट या फिर थोड़ा सा टेस्ट फिक्स कॉस्ट का होता है, थोड़ा सा टेस्ट वेरिएबल कॉस्ट का होता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, और स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है कि ये पहले कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में बढ़ता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, फिर बढ़ता है। ठीक है, मतलब इट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन रेंज। ठीक है, इसका डोमिनेटिंग पॉइंट क्या है, और जब भी मैं डोमिनेटिंग पॉइंट बोलता हूँ मतलब ये पॉइंट आया क्या, आंखें बंद करके टिक कर देने का। आंखें बंद करके मतलब पहले पढ़ने के ऑप्शन, उसके बाद आंखें बंद करके टिक करने का कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग को लगे समझ में आ जाएगा कि अगर सपोज कोई कॉस्ट फिक्स रेंज के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए फिक्स है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, फिर फिर वो फिक्स रह रहा है थोड़ी सी रेंज के लिए, उसके बाद और जंप आउट कर रहा है, तो ये कॉस्ट कौन सा रहेगा, हमारा स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। ओके, यस, उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स के बारे में देखा था। ठीक है, देखो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, अगर हम लोग 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। लेकिन व्हाट अबाउट द टोटल फिक्स कॉस्ट, भैया तुम प्रोडक्शन करो नहीं करो तुम लोगों को रेंट भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, वाई एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, दैट इज फ्रॉम 0। ठीक है, डन। और हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्यों दिया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल आने ही वाला है। ये फिक्स है कि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट में पोर्शन आने ही वाला है, और जितना भी ऊपर का लगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट मिला के और टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स क्या होता है। सबसे पहली बात तुम लोग को ये याद रखनी होगी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। ठीक है, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ओके, मींस टोटल फिक्स कॉस्ट divided by the number of units produced, ठीक है, with a given technology and whatever that's in short run। ठीक है, basically in the short run। so जैसे जैसे हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, एक्चुअली टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है। ठीक है, इसके लिए वो पर यूनिट भी सेम रहता है। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 5000 का रेंट भर रहे हैं और हम लोग 100 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली 100 यूनिट्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को लगेगा 50 रुपीज का कॉस्ट। ओके, लेकिन अगर सपोज हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट व्हाइल इंक्रीजिंग एन आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट। वेट वेट वेट, देखो जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होते जाता है, लेकिन इनिशियली
while distributing the total fixed cost per unit, ठीक है, it remains fixed. Simple. In short, average fixed cost decreases with an increase in an output. Simple. And average fixed cost increases with decrease in an output. That means it has an inverse relationship. As simple as that. Okay. और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये आउटपुट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. आउटपुट बढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. आउटपुट कम हुआ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगा. दैट्स इट. ओके. और उनका फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ओके. फिर हमने इनका तीनों का रिलेशनशिप देखा था. ठीक है. इसकी हम सिर्फ है ना एक आउटलुक ले लेते हैं कि क्या था. Fixed costs do not change with increase in the output up to a given level. Average fixed cost therefore comes down with every increase in an output. ठीक है. जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं आउटपुट को, ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट वैसे वैसे डिक्रीज होते जाता है. सिंपल. ठीक है. और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम प्रोपोर्शन एज द आउटपुट इंक्रीजेस. ठीक है. इन द अबव केस द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम्स डाउन ग्रेजुअली टिल फोर्थ यूनिट are produced, thereafter it starts increasing. okay. जब हम लोग आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, याद करो, कि आप लोग एक पेन लेने जाओगे. ये ऋषिकेश ने मुझे कुछ तो एक डाउट पूछा था, तो मैंने उसको समझा था कि अगर तू एक पेन लेने गया मार्केट में तो देखो कितना कॉस्ट पड़ेगा, और तू 10 पेन लेने गया मार्केट में या फिर पेन का बॉक्स लेने गया तो कितना कॉस्ट पड़ेगा. डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कॉस्ट. ठीक है. लेकिन अप टू द सर्टेन लेवल, ठीक है, अप टू द सर्टेन लेवल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाएगा. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एडिशनल यूनिट जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो टोटल में कितना फर्क पड़ता है उसका. ठीक है. सो मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो कम्स डाउन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है. ये याद रखना है. रिलेशनशिप क्या है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट फॉल्स रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट. मैंने आपको इसको याद करने का एक फॉर्मूला बताया था, एक शॉर्टकट बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को डोमिनेटिंग पॉइंट है ना एवरेज कॉस्ट को लेना है. ठीक है. सपोज एवरेज कॉस्ट अगर कम हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. तीनों केसेस में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वो सेम है. लेकिन हम लोग क्या डोमिनेटिंग पॉइंट ले रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज होते जाता है, दैट मीन्स इट फॉल्स, देन the marginal cost is less than the average cost. Then on the other hand, जब average cost increase होता है या फिर the average cost rises, then the marginal cost is more than the average cost. ये याद रखना है. Okay. And when the average cost is minimum, marginal cost is equal to the average cost. ठीक है. हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था इसका. ठीक है. ये वाला पॉइंट, अरे यार वो पेन भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है इसी से देख लेना. ठीक है. ये वाला पॉइंट मैं बता रहा था. ठीक है. ये वाला पॉइंट. तो जब एवरेज कॉस्ट, ऑब्वियसली ये एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट ही एवरेज कॉस्ट है. सो जब वो मिनिमम होता है, ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होते जाता है. सो जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट ये मिनिमम रहेगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम रहेगा, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा? उसको कट करेगा. ठीक है. फ्रॉम बिलो, it cuts the average cost curve from below. ठीक है. And then in other words, marginal cost curve average cuts the average cost curve at its minimum point. ठीक है. and this is called as an optimum point. ठीक है. so हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी सही रहेगा, मतलब हम लोगों को ये मार्जिनल कॉस्ट पे क्या करना है? प्रोडक्शन करना है. ओके. हम लोगों को अगर पर यूनिट कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना है तो ऑप्टिमम लेवल क्या होगी? जब हमारा टोटल कॉस्ट, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसको जब मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा फ्रॉम बिलो, ठीक है, और एट अ मिनिमम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ओके. ये हो गया था शॉर्ट रन के बारे में. उसके बाद में हम लोगों ने देखा था लॉन्ग रन के बारे में. ठीक है. लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन कंस्टिट्यूट्स ऑफ वेरियस शॉर्ट रन कर्व्स. उसमें हम लोगों ने केस 1 केस 2 देखा था. केस 1 में हम लोग सिर्फ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स की बात कर रहे थे. ठीक है. जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को डिफर करते हैं, मतलब हम लोग एक टेक्नोलॉजी छोड़ के दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. ठीक है.
ऑन दी अदर हैंड केस 2 क्या था, हम लोग केस 2 में हम सिर्फ हमारे प्लांट को अपग्रेड करते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्या अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम लोग किस पे प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सो ये सब एक ग्राफ पे प्लॉट करके और हर टेंजेंसी पॉइंट पे, हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की टेंजेंसी पॉइंट पे हम जब उसको ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को एक मिलेगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट तब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट पे हम लोगों को कितना प्रोडक्शन करना है और कितनी कॉस्ट पे करना है। आया समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने हाँ ये और एक बात सीखी थी कि शॉर्ट रन में हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूज होता है। लॉन्ग रन में हमारा यूज होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, दैट्स इट। और उसके बाद में जब हम लोग लॉन्ग रन की बात करते तो वी स्टडी द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू स्केल में 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने यू शेप का रीजन पढ़ा था कि दैट इज द रीजन, सॉरी, द इन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज द रीजन फॉर यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ओके, फिर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा था हम लोगों ने, अभी रिसेंटली पढ़ा है। ठीक है, उसमें भी हम लोगों को दो आएगा, एक तो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, एक आएगा एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज में क्या आएंगे, इंटरनल इकोनॉमीज में आएगा टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ओके, टेक्निकल मतलब क्या, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सर्टेन लेवल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर उसको हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपटीशन को मीट कर पाएंगे, सप्लाई को मीट कर पाएंगे, जो मार्केट की डिमांड है उसको मीट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर सपोज हम लोग अगर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते हैं, अगर सपोज हम लोग अगर उसको साइज नहीं बढ़ाते, हम लोग हमारा प्रोडक्शन अपग्रेड नहीं करते, हमारा क्वालिटी नहीं बढ़ाते, तो वी विल बी आउटडेटेड और टेक्नोलॉजी विल बी आउटडेटेड एंड विच विल कॉज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, उसके बाद में था मैनेजरियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। ठीक है, मैनेजर्स की बात कर रहे थे हम लोग, सेल्स मैनेजर, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में इंडिविजुअल्स को पॉसिबल नहीं होता है बहुत सारा ब्रांचेस या फिर बहुत सारा बड़ा बिजनेस, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत बड़ा बिजनेस को संभालना। ठीक है, सो देयर आर सम इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट याद रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, ऑल अबाउट द फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, इशूइंग ऑफ शेयर्स, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, इसकी डिसइकोनॉमीज में क्या बोला गया है कि दिस कॉस्ट रेजिंग फाइनेंस विल राइज मोर देन प्रोपोर्शनेटली after an optimum scale of producing. This may happen because of relatively greater dependence on the external finances. देखो, इंटरनल फाइनेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होना बहुत ही जरूरी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग है ना, हमारा प्रोडक्शन करते जा रहे, इसका मतलब क्या, हमारा पैसा वहां पे इन्वेस्ट होते जा रहा है। मतलब हमारा पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट होते जा रहा है। किस में इन्वेस्ट होते जा रहा है, इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, और इन्वेंट्रीज जब तक हमारी बिकती नहीं है, जब इन्वेंट्रीज सेल आउट नहीं होती है, तब तक हमको रेवेन्यू मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट और हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इज मस्ट फॉर हैविंग अ इकोनॉमीज ऑफ स्केल in terms of finance. Okay, risk bearing economies and diseconomies only take the calculative risks. ठीक है, in life also, in production also, in cost also. ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज में क्या था, चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। ठीक है, इसका पहले सिर्फ इकोनॉमीज के बारे में बात किया था, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, कि जब जितना हमको चीपर चीपर कॉस्ट में हम लोगों को रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जितनी हम लोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि हमारा आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन एक क्वालिटी में बढ़ेगा, एक क्वांटिटी में बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर इट विल लीड अस टू दी लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर होगा उतना, मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि उन्होंने यहीं पे फोकस किया है। ठीक है,
कि उन्होंने स्किल्स बढ़ाई है, ठीक है। जापानीज पीपल ऐसे समझो कि उनको स्किल, वी आर जस्ट 1% ऑफ अ जापानीज पर्सन एट अवर एज, ठीक है, 1 और 2% मैक्स, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा डेवलप्ड स्किल है, ठीक है। उनको बचपन से ही स्किल्स इनोवेशन के बारे में बताया जाता है, ओके। उसके बाद में है ग्रोथ ऑफ एन एंसिलियरी इंडस्ट्रीज। एंसिलियरी का सिंपल मीनिंग होता है जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंसिलियरी मतलब क्या, अगर हम लोग पेन बना रहे हैं तो उसके लिए इंक इंडस्ट्री को, फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं कि खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन करना, ठीक है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, दैट इज हमारे पास अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज है तो दैट एक्ट्स एज अ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओके। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, वेरियस मैगजीन्स, वेरियस डेटा अवेलेबल आउट देयर, ठीक है। हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस कर सकते हैं ताकि हमारा भी अपग्रेडेशन हो सके, ठीक है। बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो है ना बिजनेसेस को एनालिसिस करते हैं, बिजनेस मॉडल्स को बना के देते हैं, ओके। ये थे सारे इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज में क्या बोला है कि विच में न्यूट्रलाइज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक है। इन शॉर्ट, जो हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज थे, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज है, वो किस पे डिपेंडेंट करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज इज राइज इन वेरियस फैक्टर प्राइजेस, ऑब्वियसली, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे अगर सपोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, बराबर है ना, क्योंकि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, करेक्ट। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी, और डिमांड कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई भी हमको कम करना पड़ेगा। हम लोग एक्स्ट्रा तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उतना कैपिटल लगेगा, उतना लैंड लगेगा, उतना लेबर लगेगा, उतना हम लोगों को फाइनेंसेस लगेंगे, ओके। ये देखा था हमने। फिर दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट को पढ़ा था, ओके। सो अभी है ना आपको क्या करना है, आज क्या है, थर्सडे ना आज, okay, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ना ये रुका देता हूँ, ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ।